गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका सेक्शन 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन 4 कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है बेटा, वो आप इस क्वेश्चन में ऐड करोगे, ठीक है। वो वीडियो 1 में है, मैंने यहाँ पे नोट भी डाला हुआ है कि इंट्रोडक्शन पार्ट कहाँ पे है बेटा, वीडियो 1 में दिया गया है, वो आप वहाँ से इसमें ऐड करोगे। फिर उसके बाद आप ये लिखोगे कि पर्यावरण तथा उसका विस्तार, ये इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर्यावरण की अवधारणा में मनुष्य के चारों ओर विद्यमान सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। कि पर्यावरण की जो अवधारणा है उसमें मनुष्य मतलब हमारे देखो चारों ओर जो भी वातावरण है, जो भी तत्व हैं, उन सबको हम पर्यावरण में ही तो लेते हैं। पर्यावरणवाद की अवधारणा के कुछ विशेष अर्थों को बताते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पर्यावरणवाद के कुछ इम्पोर्टेंट जो भेद हैं कह लो, या उसके कुछ अर्थ कह लो, वो क्या क्या हैं। देखो पर्यावरणवाद में सबसे पहला आता है हमारा संपदा संरक्षणवाद, जिसको कहाँ मैंने रेड पेन से लिखा है कि ये बात किसने करी है, ये टॉपिक किसने दिया है, ये काहन की बात है, संपदा संरक्षणवाद। फिर मुख्य धारा हरित अगर हम बात करें वो क्या है, कार व बैंक्राबी ने इसको कहा है। वातावरण ये नाम याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं इसके बारे में। वातावरण संरक्षक वुडलैंड ने किया है। नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, जीवित प्राणी के बारे में क्या कहा गया है इसमें, और छायावादी सौंदर्यात्मक नैतिक क्या है, ये जो वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ये बात क्या कहती है। ये आपके इसकी जो एमए की बुक है उसके अंदर ये पॉइंट दिए गए हैं, वहीं से ही मैंने इसको उठाया है। कुछ चीज़ें इसमें एक और बुक है उसमें से ऐड की हैं, कुछ इंटरनेट से जो ईजी करके लिखा है वहाँ से ऐड की हैं। तो एक्चुअली ये 3-4 जगह से मिला के आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है। आइए डिस्कस करते हैं कि संपदा संरक्षणवाद क्या होता है। संपदा मतलब हमारे आसपास की जो प्रकृति की देन है, उसका संरक्षणवाद क्या कहता है। काहन के अनुसार संपदा संरक्षणवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संपदाओं के उपयोग और संरक्षण में संतुलन बनाए रखने पर बल दिया है। मान लो हम प्रकृति से कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो गए, मिट्टी हो गई, या माइनिंग के काम में जैसे हम समुद्र से काफ़ी चीज़ें निकालते हैं, ये पहाड़ों से निकालते हैं, वो सारी हमारी क्या है, प्राकृतिक संपदा है। जैसे हमारा तेल हो गए, ऑयल जितने भी प्रकार के हैं, पेट्रोलियम है, या फिर जो भी हमें प्रकृति से मिल रही हैं चीज़ें, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना होगी, पेड़ों पे डिपेंड है, उनके उपयोग में, उनका उपयोग जब हम करते हैं या फिर उनके संरक्षण में, दोनों में क्या करना है, हमें संतुलन बना के रखने पर बल दिया जाता है। किसके अंदर, संपदा संरक्षणवाद के अंदर। कहना क्या चाहते हैं, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के हितों को नुकसान न पहुंचे। मतलब इस तरह से इस्तेमाल किया जाए इन सभी चीज़ों को कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे, ख़त्म ही ना हो जाए। ठीक है बेटा, आगे चलिए। अब हम बात करते हैं वातावरण संरक्षक क्या कहता है। इनका संबंध जन स्वास्थ्य से है, इसीलिए ये जल प्रदूषण और वातावरण पर ध्यान आकर्षित करते हैं। देखो उन्होंने तो कहा संतुलन बना के रखना है, संपदा संरक्षणवाद ने किसके बीच में संतुलन बनाना है, प्रकृति के और उसके संरक्षण के बीच में। और वातावरण संरक्षण क्या कहते हैं कि सिर्फ जो हम हवा मिट्टी को इनको सोच रहे हैं यही ज़रूरी नहीं है, इनका संबंध किससे है, जन स्वास्थ्य से भी है। इसीलिए ये जल प्रदूषण और वातावरण पर ध्यान आकर्षित करते हैं, और ये क्या कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो इन सब प्रकृति की चीज़ों पे ही टिका हुआ है। सार्वजनिक पार्कों का ध्यान रखा जाए, सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया जाए। क्यों दिया जाए शिक्षा पे, एक शिक्षित व्यक्ति को पता होता है कि पेड़ों का महत्व क्या है हमारे लिए। अगर वो कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, पेड़ क्या रोल प्ले करते हैं, तो उसको कैसे पता होगा। इसलिए शिक्षा का महत्व है, इसकी आवश्यकता पर ये बल देते हैं। इनका मानना है कि यदि विकास से वातावरण तथा स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो तो ऐसे विकास को लागू नहीं करना चाहिए, ये वातावरण संरक्षक कहते हैं। अब मुख्य धारा हरित क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्य धारा हरित वह दृष्टिकोण है जो पर्यावरण संरक्षक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों का अनिवार्य हिस्सा बनाता है। कि मुख्य धारा हरित क्या कहती है, ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि सिर्फ ये एक पहलू नहीं है सोचने का हमारे जो वातावरण के रिलेटेड है,
इसमें हमारा सारा समाज, हमारी आर्थिक चीज़ें, राजनीतिक नीतियाँ, सब कुछ इसमें एक अनिवार्य हिस्सा बने, ऐसा कहता है ये। विकास में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर यह बल देता है और पर्यावरण की रक्षा केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नीति की, हर योजना की और हर समाज का अनिवार्य दायित्व है कि सरकार जो भी काम करती है उसमें देखे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई योजना बना रहा है, कोई उद्योग लगा रहा है, तो देखे कि इससे कहीं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं है। हर समाज के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का ध्यान रखे। ये है मुख्य धारा हरित। अगला पॉइंट है बेटा नवीनीकरण ऊर्जा। क्या है नवीनीकरण ऊर्जा? सभी विचारकों ने बल दिया कि औद्योगिक विकास भूमंडल को खत्म कर रहा है, कि जितना भी उद्योग से हमारा विकास तो हो रहा है, लेकिन ये किसको खत्म कर रहा है? भूमंडल को। इनका बल जो था, इन्होंने किस बात पे बल दिया? कि नवीनीकरणीय ऊर्जा पर इन्होंने बल दिया। वो क्या होती है बेटा नवीनीकरण? कि बेकार की वस्तुओं को कच्चे माल बदलकर और उनका वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं पर है। क्या है इसमें? कि जो हमारी बेकार की वस्तुएं हैं जो हम फेंक देते हैं और जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसको कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करके उसको रीयूज़ किया जाए। एक तरह से ये कहने का भाव है इनका कि वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं पर है ये चीज़। यदि पर्यावरण संरक्षण पर जोर न दिया गया तो पृथ्वी इसका बदला अवश्य लेगी, ये नवीनीकरण ऊर्जा कहती है। ठीक है। और एक और आप इसमें ऐड कर सकते हो, नवीनीकरण ऊर्जा एक और बात पे बल देती है कि सौर ऊर्जा पे ध्यान दो, सौर ऊर्जा को बढ़ाओ, सूर्य की किरणों को यूज़ करो। ठीक है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन दोनों को यूज़ करो। ठीक है। और इनसे अब जैसे हमारा ये पेट्रोलियम ख़त्म होता जा रहा है, पेट्रोलियम की वजह से इतना प्रदूषण आ रहा है, तो ये कहते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके कुछ ऐसे आविष्कार किए जाए। नवीनीकरण कहता है कि ये जो हमारा वायु प्रदूषण इतना हो रहा है ये रुक जाए, ये ना हो, क्योंकि सौर ऊर्जा से हम बिजली भी बना सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो आजकल हो भी रहा है ना, ऐसी सी ये स्कूटी आने लग गई है जो हमारी इस पे चलती है, इलेक्ट्रिक, उस पे बिजली पे चलती है, पेट्रोलियम पे नहीं चलती। उससे फिर इतना हार्मफुल इफेक्ट थोड़ी ना होता है हमारे पर्यावरण पे। कार चल गई है, अब तो बसेस भी चल गई हैं। ठीक है। जो ग्रीन कलर की नेम प्लेट होती है जिन पे, वो सभी। आगे देखिए जीवित प्राणियों के बारे में क्या कहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों जैसे वनस्पति शास्त्री जो होते हैं या फिर जंतु शास्त्री होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण के माध्यम से अंतर्निर्भरता पर बल दिया है। पर्यावरण को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह सामाजिक राजनीतिक विचारों का समूह है और इसका आधार वैज्ञानिक है कि जीव जंतुओं का पर्यावरण में। अब देखो कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जीव जंतुओं पे हमारे पर्यावरण में निर्भर करती हैं। ठीक है ना। अब जैसे कितने सारे पहले अब तो घर ऐसे बन गए उसमें छिपकली बहुत कम आती है, लेकिन पहले खुले में जब रहते थे बहुत होती थी दीवारों पे। वो क्या करती थी? मच्छरों को खा जाती थी। ठीक है। कुछ ऐसे पंछी होते थे जो कीड़ों को खा जाते थे फसलों की। तो इस तरह से प्रजातियों का ख़त्म होना पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का लिंक है। या यूं कह लो कि पर्यावरण को खराब करने से इन जीवित प्राणियों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल सही होंगी आपकी। पर्यावरणवाद व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। ये किसके बारे में है? जीवित प्राणी के। अब आइए हम पढ़ते हैं छायावादी सौंदर्यात्मक नैतिक जो है बातें वो क्या हैं। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? छायावादी कवियों, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, वर्ड्सवर्थ जैसे छायावादी कवियों ने पर्यावरण की सौंदर्यात्मक एवं नैतिक तस्वीर प्रस्तुत की है। इन्होंने प्रकृति को मानव का महान गुरु माना है। वे एक सहयोगी के रूप में प्रकृति को समझते हैं और इनका तर्क है कि प्रकृति की सुरक्षा से अधिक उसकी पूजा की आवश्यकता है। कि जब हम किसी की पूजा करते हैं ना तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। कि सुरक्षा की बात छोड़ो, इसकी पूजा करने लग जाओ तो ये अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। और दूसरा, इन्होंने छायावादी कवियों ने बिल्कुल मतलब अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसीलिए इसको छायावादी सौंदर्यात्मक या नैतिक के बारे में कहा गया है। कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, बस ये उसमें ऐड कर देना अपने। वैसे तो आप हर क्वेश्चन में इसके हरित वाले में लिखोगे, लेकिन फिर भी इसको हाईलाइट पहले कर देना। अगर आपको क्वेश्चन में ये लाइन आ जाए
कि हरित राजनीतिक सिद्धांत क्या है, दार्शनिक एवं राजनीतिक आधार पर इसकी दो प्रवृत्तियां बताइए। तो फिर आप इसको ऐड कर दोगे पेज को, इसीलिए मैंने ये स्किप नहीं किया, इसको करवाया कि आपका पेपर में कोई लॉस ना हो। देखो क्या है ये कि दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी है दार्शनिक और राजनीतिक आधार पर अगर हम कहें। एक तो है बेटा मानव केंद्रित, सिर्फ आसान, बहुत आसान है ये। आप मानव केंद्रित है, वो मानव को प्राथमिकता देता है। और जो जीवन केंद्रित शाखा है यह समस्त पृथ्वी को प्राथमिकता देती है। ये बात याद रखो, ये सिर्फ मानव की बात कहेगा और ये सारी पृथ्वी की बात करेगी, ठीक है। अब देखो मानव केंद्रित शाखा में समर्थकों का कहना है कि मानव ही एकमात्र मापदंड है कि प्रकृति कितनी मूल्यवान है। ये मानव ही एकमात्र मापदंड, मतलब मानव बताता है कि प्रकृति कितनी मूल्यवान है। प्रकृति बाद में आती है, पहले मानव उसकी इम्पोर्टेंस बताता है। प्रकृति मूल्यवान है तो केवल इसलिए है कि व्यक्ति इसे मान्यता देते हैं एवं मूल्यवान समझते हैं। मतलब इसमें किसकी प्राथमिकता हो गई, व्यक्ति की। प्रकृति की कम है, व्यक्ति बताता है कि प्रकृति कितनी मूल्यवान है। ये तो कहते हैं मानव केंद्रित शाखा वाले। और अगर हम बात करें जीवन केंद्रित शाखा क्या कहती है कि समस्त पृथ्वी को प्राथमिकता देती है, जिसका व्यक्ति तो सिर्फ एक भाग है, ये कहती है ये वाली शाखा। इस शाखा के समर्थक सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं। ये प्रकृति को इतना महत्व देते हैं, ये कहते हैं कि अपने सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करो और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि इस विश्व में और प्रकृति के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन आ जाए किसमें, पूरे विश्व में प्रकृति को लेके परिवर्तन आ जाए। ये कौन कहता है, जीवन केंद्रित शाखा। मतलब इन्होंने सारा कुछ प्रकृति को माना है, इसमें कहा है कि मानव उसको इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए प्रकृति की इम्पोर्टेंस है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब आते हैं हरित राजनीतिक सिद्धांत के निष्कर्ष पर कि हरित राजनीतिक सिद्धांत यह सिखाता है कि मनुष्य तभी सुरक्षित है जब पर्यावरण सुरक्षित है। इसलिए राजनीति का वास्तविक लक्ष्य केवल विकास नहीं होना चाहिए बल्कि संतुलित, न्यायपूर्ण और पर्यावरण मैत्री समाज की स्थापना होनी चाहिए कि विकास भी करें लेकिन संतुलित रखें, न्याय रखें। किसके साथ, प्रकृति के साथ भी, और प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण समाज की स्थापना करें। ये तो था बेटा हमारा हरित राजनीतिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन, जिसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और एक ये क्वेश्चन है। दोनों को ऐड करोगे तब जाके कहीं 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और अगर ये पूरा तैयार करोगे तब भी इसमें से कुछ बातें आप भूल जाओगे बेटा। और एक बात ये कहना चाहती थी, इसका एक और पार्ट रहता है जिसमें समस्याएं हैं इसको लेके, हरित राजनीतिक सिद्धांत को, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।